So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. तो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया हो और प्रिपरेशंस एकदम अच्छी चल रही है, राइट? और आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैराथन सीरीज ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। और आज के वीडियो पे अपन रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, दैट इज एसआरएस स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, फटाफट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। समरी नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यू कैन डाउनलोड द नोट्स सो दैट यू कैन रेफर इट अलॉन्ग विद द वीडियो। ये जो रिवीजन वीडियो है हर बच्चा देख सकता है, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हैं, चाहे आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली हैं। अगर आप पहली बार भी इन टॉपिक्स को कर रहे हो सर, तब भी आप इस रिवीजन वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब वीडियो को लाइक करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हो तो उसको देखकर मोटिवेशन मिलता है कि भाई आपके लिए और मेहनत करनी है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं सर? वी आर गोइंग टू डू द स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, ठीक है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स की, दैट इज एसआरईज, तो 2400 सीरीज लगती है यहाँ पे। आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था बेसिकली कि एक प्रैक्टिशनर, एक सीएन प्रैक्टिस या तो एश्योरेंस सर्विस दे सकता है या तो नॉन एश्योरेंस सर्विस दे सकता है। अगर वो एश्योरेंस सर्विस देगा तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। या तो वो ऑडिट वाली सर्विसेज दे सकता है, अगर वो ऑडिट वाली सर्विसेज देगा तो एसेज लगेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग लगेंगे। या तो वो रिव्यू वाली सर्विसेज दे सकता है, अगर वो रिव्यू वाली सर्विसेज देगा तो फिर वहाँ पे एसआरईज लगेंगे। और या तो वो अदर सर्विसेज दे सकता है या फिर रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं सर? रिव्यू सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अब देखना, सबसे पहली चीज, भले ही हम एसआरईज की बात कर रहे हैं, एसक्यूसी अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। एसक्यूसी अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एसक्यूसी बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, चाहे ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे अदर देन एश्योरेंस सर्विसेज हो, राइट, चाहे रिलेटेड सर्विसेज हो, एसक्यूसी बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। एसक्यूसी तो सबको लगता है, तो एसक्यूसी तो यहाँ भी लग जाएगा। एसक्यूसी तो भगवान का प्रसाद है जो सबके लिए अवेलेबल है, तो सबको लगने वाला है, ठीक है ना? अब सर बिफोर स्टार्टिंग विद द सीरीज, 2 बेसिक बातें जो अपने को समझनी है सर। ऑडिट वर्सेस रिव्यू में डिफरेंस क्या है? और इस पार्टिकुलर एसआरई के अंदर 2 एसआरईज हैं, मतलब इस सीरीज में 2 एसआरईज हैं। एक है एसआरई 2400, एक है एसआरई 2410। तो इन 2 एसआरईज में डिफरेंस क्या है ये अपने को समझ में आ जाए तो अपन क्या कर सकते हैं सर? पूरा एसआरईज एकदम मजे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑडिट की बात करें और रिव्यू की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सर ऑडिट क्या है? एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट में अपन पॉजिटिव एश्योरेंस देते हैं। ऑडिट में अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली वर्डेड एश्योरेंस देते हैं, ठीक है ना? अपन बोलते हैं एवरीथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, ठीक है? जबकि रिव्यू में आप जो एश्योरेंस देते हो ना, दैट इज अ नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस, ठीक है? तो वहां पे हम नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस देते हैं और वहां पे अपन कंक्लूजन बोलते हैं कि हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं। नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिशनर कुछ इस तरीके से रिपोर्ट करेगा दैट नथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉजेज हिम टू बिलीव दैट financial statements are not true and fair. Nothing in the financial statement causes him to believe that the financial statements are not true and fair. तो बात सेम बट अंदाज नया, एक नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस। अगर ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में अपन क्या करते हैं सर? ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जबकि रिव्यू में अपन लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। मेनली रिव्यू में हम परफॉर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी, राइट, और एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। मेनली हम लोग यही 2 चीजें फॉलो करते हैं। अगर जरूरत लगे तो सम एडिशनल प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म, बट मेनली यही 2 चीजें अपन परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है ऑडिट और रिव्यू के बीच। अब देखना, इस सीरीज में 2 एसआरईज हैं, एक है एसआरई 2400, एक है एसआरई 2410। एसआरई 2400 किस चीज के बारे में है? ये रिव्यू ऑफ एचएफएस के बारे में है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है। जबकि एसआरई 2410 इज अबाउट रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आपने सुना होगा कि लिस्टेड कंपनीज को क्या करना होता है सर? क्वार्टरली बेसिस में जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी है स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करनी पड़ती है। तो अब जब वो क्वार्टरली बेसिस में सबमिट होगा तब यार उसका ऑडिट तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका रिव्यू कराया जाता है एज पर एसआरई 2410। और उसका जो रिव्यू करता है वो कंपनी का स्टैट ऑडिटर ही करता है, बिकॉज ऑडिट भी वही करने वाला है। सो इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जबकि एसआरई 2400 क्या है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिस प्रकार से ऑडिट होता है उसी प्रकार से रिव्यू हो सकता है। एक होता है कि ज्यादा डिटेल्ड वे में एग्जामिन करके चीजों को चेक किया, एक हो सकता है कि थोड़ा सा कम डिटेल्स में चीजों को चेक किया, दोबारा से एक बार रिव्यू कर लिया। बट यहां पे दिस इज द ऑप्शनल रिक्वायरमेंट।
और यहाँ पे सर जो रिव्यू करता है वो प्रैक्टिशनर करता है। अब यहाँ पे वर्ड हमने प्रैक्टिशनर क्यों यूज किया, बिकॉज जो रिव्यू करता है वो कंपनी का स्टैट ऑडिटर नहीं करता, कोई और करता है, कोई दूसरा सीए करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू एसआरईज, ठीक है ना, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू एसआरईज। कॉमन रिक्वायरमेंट में आपको मैंने बताया था बेटा एसक्यूसी लगेगा, बिकॉज एसक्यूसी भगवान का प्रसाद है, तो वो तो हमेशा लगेगा। और रिपोर्ट में हाँ यूडी नंबर भी जनरेट होएगा, क्योंकि जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होंगे बेटा तो वहां पे यूडी नंबर पक्का आ जाएगा। तो यहाँ रिपोर्ट में क्या आएगा सर, यूडिन एंगेजमेंट्स, यूडिन नंबर भी आ जाएगा। तो दिस इज द कॉमन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो लेते हैं प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसआरई, दैट इज एसआरई 2400। तो एसआरई 2400 किस चीज़ के बारे में, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे एसआरई में वर्ड क्या यूज़ करेंगे बेटा, प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ करेंगे, ऑडिटर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। अपन यहाँ पे जो ओपिनियन, जब ओपिनियन देने की बात आएगी तो यहाँ पे अपन कंक्लूजन बोलेंगे और नेगेटिव एश्योरेंस की बात की जाएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है रिव्यू का ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एसआरई 2400। तो यहाँ पे अपने को एश्योरेंस देना है, मगर लिमिटेड एश्योरेंस देना है, और मेनली अपने को इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, और पता लगाना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, ताकि प्रैक्टिशनर कंक्लूजन दे सके। देखना बेटा ओपिनियन की जगह कंक्लूजन आ गया। On whether anything has come to his attention that causes him to believe that financial statements are not prepared in all material respects as per applicable FRF. तो negatively worded assurance आ गया that whether anything has come to his attention that causes him to believe that financial statement is not prepared in accordance with applicable FRF, और report करना है in accordance with this SRAs। यहाँ पे रिव्यू कौन करेगा, प्रैक्टिशनर अदर देन द ऑडिटर ऑफ द क्लाइंट रिव्यू करेगा। प्रैक्टिशनर क्या करेगा सर, एसक्यूसी 1 की रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म करेगा, और उसके अलावा ऐसे 200 की जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, OIPCC, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, वो सारा, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, वो सारा भी क्या करेगा सर, परफॉर्म करेगा। अब देखना यहाँ पे मार्क 1 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग रिव्यू एंगेजमेंट्स। ये दो क्वेश्चंस ना आपको लगेंगे सिमिलर है, बट है अलग। पहला क्या है, फैक्टर्स एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स, कि प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर है प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट, सिमिलर टू जो अपन ने ऐसे 210 में किया था, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड रिव्यू एंगेजमेंट, कि प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इफ द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट। तो प्रैक्टिशनर को ना सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को कि जो एंगेजमेंट का पर्पस है वो रैशनल है, जस्टिफाइड है। अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि जो एंगेजमेंट का पर्पस है दैट इज नॉट रैशनल, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, रिव्यू की जरूरत नहीं है, तो एंगेजमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, प्रैक्टिशनर को अगर ये लगे कि मैं एथिकली काम नहीं कर पाऊंगा, मैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंस के हिसाब से काम नहीं कर पाऊंगा, तब भी वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहली चीज है, अगर प्रैक्टिशनर को लगे कि भैया जो पर्पस है वो रैशनल नहीं है, तब वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर उसको लगता है कि मैं एथिकली काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाऊंगा, तब वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज, जो प्रैक्टिशनर की प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रैक्टिशनर की प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगेजमेंट, वो ये बताता है कि दैट द इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी अनअवेलेबल और अनरिलायबल। तो देखो भाई, जब मैं रिव्यू भी करूंगा तो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिएगा रिव्यू करने के लिए, यस और नो। तो मेरा जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे को ये बताता है कि रिव्यू के लिए या तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिएगा वो अवेलेबल नहीं होगा, या तो रिव्यू के लिए मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिएगा वो रिलायबल नहीं होगा, तब भी मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चौथी चीज, अगर प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में डाउट है, अगर प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में डाउट है, तब भी वो काम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं प्रैक्टिशनर हूं और मेरे को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में डाउट है, तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सेम पॉइंट ऐसे 220 एसक्यूसी 1 में था। एंड फाइनली, प्रैक्टिशनर ने या मैनेजमेंट ने या टीसीडब्ल्यूजी ने प्रैक्टिशनर के काम में ना लिमिटेशन इंपोज कर दिया है। मैनेजमेंट ने या टीसीडब्ल्यूजी ने प्रैक्टिशनर के काम में ना लिमिटेशन इंपोज कर दिया है। आज मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट भी नहीं किया, उससे पहले लिमिटेशन इंपोज कर दी है, और वो जो लिमिटेशंस है वो इतनी मटेरियल है कि आगे चल के एनीवेज मेरे को डिस्क्लेमर ही देना है, आगे चल के मेरे को डिस्क्लेमर ही देना है। तो भैया बेटर है मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करूँ, है ना। तो ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं कि जब प्रैक्टिशनर कब कब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी।
अगली चीज है प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। बिल्कुल ऐसे 210 की प्री कंडीशंस की तरह है। ऐसे 210 के प्री कंडीशंस क्या थे? पहला प्री कंडीशन था कि अपन डिटरमाइन करेंगे एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, फिर अपन देखेंगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान रहा है कि नहीं। और अपन राइटिंग में मैनेजमेंट से लेते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बना है, आप एक्सेस देने वाले हो हमें सारा का सारा। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है। खाली ऑडिट की जगह रिव्यू हो जाएगा, ऑडिटर की जगह प्रैक्टिशनर हो जाएगा, और मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट ही रहेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है सर? डिटरमाइन करना है कि जो भी एफआरएफ अप्लाई किया जा रहा है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। उसके बाद अपने को ऑब्टेन करना है एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, समझता है किन चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना उनका काम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन करना उनका काम है, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स। और प्रैक्टिशनर को पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रैक्टिशनर को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना विथ एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी, ये भी मैनेजमेंट का ही काम है। और अगर मैनेजमेंट ये प्री कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भाई हम भी फालतू थोड़ी ना बैठे हैं, तू मेरी प्री कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं तेरा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और मान लो शुरू में तो मैनेजमेंट ने कहा आइए रिव्यूअर साहब आइए, लेकिन बाद में मैनेजमेंट प्री कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा, प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अपनी बातों से मुकर रहा है, तो आप क्या करोगे? डिस्कस करोगे मैटर विद द मैनेजमेंट। आप डिस्कस करोगे मैटर विद द मैनेजमेंट और TCWG, आप डिटरमाइन करोगे कि मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। तो आप क्या करने वाले हो? बाद में डिस्कस करने वाले हो मैटर विद द मैनेजमेंट और TCWG, डिटरमाइन करने वाले हो वेदर द मैटर कैन बी रिजॉल्व। क्या करने वाले हो सर? डिटरमाइन करने वाले हो वेदर द मैटर कैन बी रिजॉल्व एंड वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट विद द एंगेजमेंट। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे? आप एग्री कर लोगे टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एक एंगेजमेंट लेटर एंटर कर लोगे, सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 210 में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 210 में होता है। अगर पार्टिकुलरली मैनेजमेंट कुछ भी टर्म्स में चेंजेस का रिक्वेस्ट करता है तो ऐसे 210 में आपको मैंने बताया था कि ऑडिटर आरजे देखता है रिजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। यहाँ भी वही है, प्रैक्टिशनर आरजे देखेगा रिजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। तो देखिएगा सर, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर। जो भी एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगी दैट शैल बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर और सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। प्रैक्टिशनर शैल नॉट एग्री टू द चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर रिजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। ऑल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर चेंज की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट तो प्रैक्टिशनर, मैनेजमेंट, TCWG एग्री करेंगे उन बातों के ऊपर, न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करेंगे इन एन एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अलावा कुछ जनरल बातें हैं कि प्रैक्टिशनर भी यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करेगा, जैसे कि ऑडिटर ऐसे 200 में एक्सरसाइज करता था। जो रिव्यू ऑफ HFI है, HFS है, दिस इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, और जो कंक्लूजन प्रैक्टिशनर देगा वो एक लिमिटेड एश्योरेंस होगा। प्रैक्टिशनर यहाँ पे मेनली 2 टेक्निक्स परफॉर्म करने वाला है, एक इंक्वायरी करने वाला है, एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से डिस्कशन वगैरह करने वाला है टू ऑब्टेन साई, यानी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस एज ए बेसिस फॉर द कंक्लूजन। तो मेनली 2 टेक्निक्स परफॉर्म करेगा यहाँ पे, एक इंक्वायरी परफॉर्म करेगा, एक एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अब लॉजिकल सी चीज़ है भाई, आप जब इंक्वायरी करोगे, इंक्वायरी किससे करोगे? मैनेजमेंट से करोगे, TCWG से करोगे, अदर पर्सन्स विद इन द एंटिटी से करोगे। तो आप इंक्वायरी किससे करोगे? मैनेजमेंट से करोगे, TCWG से करोगे, अदर पर्सन्स विद इन द एंटिटी से करोगे। इंक्वायरी किन मुद्दों पे करोगे, किन चीज़ों के बारे में करोगे? जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। आपको याद है ऐसे 315 में एक टॉपिक था सिग्निफिकेंट रिस्क, कि सिग्निफिकेंट रिस्क कौन कौन सा है। तो जिसके अंदर था कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, कोई भी फ्रॉड वाला मैटर है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन का कोई मैटर है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड कुछ है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कुछ है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में कुछ है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे। गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में कुछ है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो सर हम इंक्वायरी उन्हीं चीज़ों के बारे में करेंगे, हम इंक्वायरी उन्हीं चीज़ों के बारे में करेंगे। तो इंक्वायरी के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं सर? आप ऐसे याद रखना, इंक्वायरी हम करेंगे 240 के मैटर्स के ऊपर, 250 के मैटर्स के ऊपर, 540 के मैटर्स के ऊपर, 550 के मैटर्स के ऊपर, 570 के मैटर्स के ऊपर, एंड उसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के बारे में।
तो देखना ऐसे 240 का क्या था, फ्रॉड था, तो इंक्वायरी किसके बारे में होगा, सस्पेक्टेड और एलिस्ट फ्रॉड के बारे में होगा। 250 से रिलेटेड क्या था, लॉज रेगुलेशन, तो लॉज रेगुलेशन के बारे में इंक्वायरी होगा। 560 तो भूल ही गए भाई साहब। फिर ऐसे 540 यानी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में इंक्वायरी होगा। फिर 550 यानी रिलेटेड पार्टीज के बारे के ट्रांजैक्शंस के बारे में इंक्वायरी होगा। 570 यानी गोइंग कंसर्न, एनी इवेंट अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न, उसके बारे में इंक्वायरी होगा। 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में इंक्वायरी होगा। नॉन फाइनेंशियल डाटा के रिस्पेक्ट में भी इंक्वायरी हो सकती है। आप जब इंक्वायरी करोगे तो ऐसे 500 में हमने डिस्कस किया था कि इंक्वायरी के बदले में रिस्पॉन्स आता है, आपको रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करना होता है। सेम बात यहाँ लिखी हुई है। और उसके अलावा आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जाता है, ऐसे 520 में मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स तभी सक्सेसफुल होते हैं अगर डाटा रिलायबल है। डाटा रिलायबल नहीं होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आप ये देख लेना डाटा रिलायबल है कि नहीं, डाटा एडिक्वेट है कि नहीं। उसके अलावा फिर से कुछ जनरल बातें दी हुई हैं कि प्रैक्टिशनर क्या करेगा सर, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेगा, मैटरलिटी का ध्यान रखेगा। तो मैटरलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैटरलिटी, रिवीजन ऑफ मैटरलिटी, वो सारा 320 वाला है। तो यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, वो सारा 320 वाला, आप वही चीज लिख के आ जाओगे विथ रेफरेंस टू SRE 2400। जिस प्रकार से ऐसे 315 में एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेता था ऑडिटर, उसी तरीके से SRE 2400 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिशनर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, एंटिटी के एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेगा, एप्लीकेबल FRF की अंडरस्टैंडिंग लेगा। और 315 में याद है वो 4-5 चीज़ें थी। एग्जाम्पल लिया था अपन ने इन्फोसिस का कि आप इन्फोसिस को ऑडिट कर रहे हो तो आप अंडरस्टैंडिंग लोगे इन्फोसिस कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन में क्या क्या है, इन्फोसिस का पैसा कहाँ कहाँ लगा है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज इन्फोसिस फॉलो करती है। वही सेम चीज़ यहाँ है बेटा, वही सेम चीज़ यहाँ है, खाली 315 का रेफरेंस नहीं है। तो प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या लेगा, कौन सी रेलिवेंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल FRF, द नेचर ऑफ एंटिटी हो गया, ओनरशिप हो गया, ओनरशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो गया, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंटिटी ने पैसे कहाँ कहाँ लगाए हैं, एंटिटी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, इनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें सेम है, आप देखोगे कुछ अलग नहीं है। तो रिव्यू स्टैंडर्ड्स करते हुए आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अपन एसेस का ही रिवीजन कर रहे हैं। अब देखना अगला टॉपिक है प्रोसीजर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ 3 स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस दिए हैं, 3 स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। देखिएगा, सर्कमस्टांस नंबर 1 दैट इज रिलेटेड पार्टीज, सर्कमस्टांस नंबर 2 दैट इज फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विथ लॉज रेगुलेशन, एंड सर्कमस्टांस नंबर 3 दैट इज गोइंग कंसर्न। तो सर्कमस्टांस नंबर 1 क्या, रिलेटेड पार्टीज है। तब रिलेटेड पार्टीज है मतलब एक तरीके से क्या पता है, 550 में बहुत कुछ किया था ना रिलेटेड पार्टीज का, यहाँ तुम उसी का एक छोटा सा पार्ट करोगे। सिमिलरली फ्रॉड के रिस्पेक्ट में बहुत कुछ किया था ना 240 में, यहाँ पे उसी का एक छोटा सा पार्ट करोगे। एंड सिमिलरली फॉर गोइंग कंसर्न। तो रिलेटेड पार्टीज के लिए क्या बोला सबसे पहले, याद है ऐसे 550 में आपको मैं बताता था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते वक्त आपको हमेशा अलर्ट रहना है, स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है कि कहीं आपको किसी ऐसे रिलेटेड पार्टी का पता तो ना चल जाए जिसके बारे में आपको मैनेजमेंट ने नहीं बताया था, याद है। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिलता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आप मैनेजमेंट से उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करोगे, देखोगे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे है, बस वहाँ बहुत सारा था, यहाँ सीमित है, यहाँ लिमिटेड है। तो देखिएगा, ड्यूरिंग द रिव्यू प्रैक्टिशनर अलर्ट रहने वाला है फॉर अरेंजमेंट्स और इन्फॉर्मेशन दैट में इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप्स दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज टू द प्रैक्टिशनर। तो दोस्त का रिव्यू करते वक्त ये देखोगे, अलर्ट रहोगे कि कहीं तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ना पता चल जाए जिसके बारे में उसने तुम्हें नहीं बताया था। दूसरी चीज, अगर प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई करता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ एंटिटी क्या होता है सर, मान लो बहुत डिस्काउंट में दे दिया, अनयूजुअल डिस्काउंट में दे दिया, बहुत सारा सेल्स रिटर्न हो रहा है, ऐसा कुछ, तो प्रैक्टिशनर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से अबाउट द नेचर ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, possible involvement of related parties and the business rationale of those transactions आपको याद होगा सेम चीज 550 में था कि अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है, आपको लगता है दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, तो आप बिजनेस रैशनल देखोगे, वहां भी मैंने बिजनेस रैशनल बताया था, तो आप बिजनेस रैशनल ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस देखोगे।
उसके बाद फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन। अगर आपको एक इंडिकेशन है कि फ्रॉड हो सकता है या नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन हो सकता है, प्रैक्टिशनर उसे किसे बताएगा भाई? मैनेजमेंट को बताएगा, TCWG को बताएगा, और उसका इफेक्ट कंसिडर करेगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी चीज है। Practitioner has to consider the effect, if any, of the management assessment of the effects of fraud or non-compliance on the financial statements and on his report। एकदम सिंपल सी बात है भाई। सबसे पहले आपको फ्रॉड नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन का पता चला, या फिर आपको शक हुआ कि कोई फ्रॉड है या कुछ नॉन कंप्लायंस है, आप क्या करना, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट या TCWG को बता देना, और आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना कि आप इस चीज़ के ऊपर अपना असेसमेंट करें कि व्हाट इज गोइंग टू बी द असेसमेंट ऑफ द सेम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया, आप उसका इफेक्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंसिडर करके चले और ऑडिट रिपोर्ट में कंसिडर करके चले। ऑडिट रिपोर्ट नहीं भैया, रिव्यू रिपोर्ट। यहीं तो गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो यार तुमसे तो हो ही सकती है। तो उस चीज़ का जो इफेक्ट है वो क्या करें, अपने रिव्यू रिपोर्ट में कंसिडर करके चले, एंड साथ ही साथ ये भी कंसिडर करें कि whether there is a responsibility to report the occurrence or suspicious of fraud or illegal act to a party outside the entity। तो उसका इफेक्ट अपने रिव्यू रिपोर्ट में तो कंसिडर करके चले ही चलें, और ये भी डिटरमाइन करें कि क्या इसके बारे में मेरे को थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत है क्या इसके बारे में मेरे को थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत है क्या। फिर आता है साहब गोइंग कंसर्न। अब याद करो गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड, उसमें मैंने तुमको टैगलाइन बताया था कि ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। याद है, सेम टैगलाइन यहाँ पे है। और अगर ऑडिटर को कुछ इवेंट्स कंडीशन का पता चलता था, वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता था, जो रिस्पॉन्स आता था उसे इवैल्यूएट करता था, फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता था। याद है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता था कि आपने क्या एक्शन प्लान बनाया है, जो एक्शन प्लान आपने बनाया है फिजिबल है कि नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे आने वाली है। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रिव्यू प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर, प्रैक्टिशनर हो गया यहाँ पे, of the events or conditions that may cast significant doubt about the entity's ability to continue as going concern, प्रैक्टिशनर क्या करेगा, सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि आपके फ्यूचर एक्शंस को लेकर क्या प्लान है, अफेक्टिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, जो प्लान्स आपने बनाया है वो फिजिबल भी है कि नहीं है, और आपको क्या लगता है कि ये जो प्लान्स है इससे सिचुएशन इंप्रूव होगा क्या। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इज फेसिंग कंटिन्यूअस लॉसेस, तो हमने मैनेजमेंट से पूछा भैया गोइंग कंसर्न डामाडोल लग रहा है, आपके क्या प्लान्स हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला हमारे प्लान्स है कि हम 500 करोड़ का लोन लेने वाले हैं। तो भाई तेरा ये प्लान फिजिबल भी है कि नहीं, इससे इंप्रूवमेंट आएगा भी कि नहीं आएगा। अगली चीज अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ दोज इंक्वायरीज, इवैल्यूएट करेंगे रिस्पॉन्स ऑफ दोज इंक्वायरीज, देखेंगे कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है। और तीसरी चीज मैनेजमेंट का जो भी रिस्पॉन्स है उसे कंसिडर करेंगे, मैनेजमेंट का जो भी रिस्पॉन्स है उसे कंसिडर करेंगे इन लाइट ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में प्रैक्टिशनर को पता है एज द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू। ठीक है, तो ये 3 स्पेसिफिक सिचुएशंस है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद देखना, अगर प्रैक्टिशनर को पता चला किसी मैटर का जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटरली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटरली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, तो भाई अगर आपको कभी एज ए ऑडिटर भी आपको पता चलता था कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हो सकता है, आप क्या करते थे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे। तो यहाँ भी अगर रिव्यूअर को किसी ऐसी चीज के बारे में पता चल जाए, मतलब प्रैक्टिशनर को किसी ऐसी चीज के बारे में पता चल जाए दैट कॉजेस हिम टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी मैटरली मिसस्टेटेड, ये एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। क्या करेगा साहब, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि साई ऑब्टेन कर सके और कंक्लूजन दे सके। अब एडिशनल प्रोसीजर्स में क्या होंगे, वो प्रोसीजर्स कौन से करता था, क्या बताया था मैंने, इंक्वायरी एंड रिव्यू प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो साहब यहाँ पे भी क्या करेगा, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बट यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया एडिशनल, कि ही विल परफॉर्म एडिशनल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा गहराई में करेगा। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस लग रहे हैं, थोड़े बहुत बाकी प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लेगा, थोड़े बहुत बाकी प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लेगा, जैसे कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह हो गया। अगला टॉपिक आता है रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो जिस प्रकार से ऐसे 580 में ऑडिटर मैनेजमेंट से WR लेता था रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर उसके अलावा WR लेता था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में, लॉ रेगुलेशन के कंप्लायंस के बारे में, फ्रॉड के बारे में, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से यहाँ भी रिव्यूअर इन सब चीज़ों के बारे में WR ले लेगा। इन शॉर्ट रिव्यूअर ने जिस इसका इंक्वायरी किया था ना, उन सब चीज़ों के बारे में WR ले लेगा। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को टू प्रोवाइड WR दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द एग्रीड टर्म्स।
ऑब्टेन करेगा एडिशनल रिप्रेजेंटेशन दैट मैनेजमेंट ने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सिग्निफिकेंट फैक्ट जो भी उनको फ्रॉड के रिलेटेड पता है या सस्पेक्टेड फ्रॉड्स के बारे में पता है, अगर उनको लॉ रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस के बारे में पता है तो उसके बारे में WR दैट दे हैव गिवन अस ऑल द इंफॉर्मेशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन से रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया है, उसके रिलेटेड WR। एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर कर दिया है, उसको लेकर WR। अगर मैनेजमेंट WR नहीं देता तो याद करो 580 में 3 चीजें बताई थी कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको WR नहीं देती, तुम उससे डिस्कस करोगे, उसकी इंटीग्रिटी में डाउट करोगे, डिस्क्लेमर देके चलोगे। तो यहां भी अगर मैनेजमेंट WR नहीं देता तो मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, TCWG से डिस्कस करोगे, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रिवैल्युएट करोगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे जिसके अंदर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का चांसेस बनते हैं। बट यहां डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं होएगा, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन होएगा। तो प्रैक्टिशनर डिस्क्लेम कर देगा कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ विड्रॉल इज पॉसिबल अंडर लॉ रेगुलेशन। कब? अगर WR नहीं दिया मैनेजमेंट ने या फिर WR रिलायबल नहीं है, या तो WR दिया नहीं मैनेजमेंट ने या तो WR रिलायबल नहीं है, तो प्रैक्टिशनर या तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन दे देगा या तो विड्रॉ कर लेगा। या तो क्या कर लेगा सर? विड्रॉ कर लेगा। तो आई बिलीव ये सारी चीजें क्लियर हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। तो कितने अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन हो सकते हैं? वही अनमॉडिफाइड कंक्लूजन हो सकता है, मॉडिफाइड कंक्लूजन हो सकता है, और इसके अंदर भी मॉडिफाइड कंक्लूजन के अंदर भी वी हैव एदर द क्वालिफाइड कंक्लूजन और द एडवर्स कंक्लूजन और द डिस्क्लेमर कंक्लूजन। ये जहां भी ओपिनियन दिख रहा है बेटा उसको कंक्लूजन कर लेना। तो टाइप ऑफ कंक्लूजन वी हैव अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? नेगेटिव टोन में रिपोर्टिंग होगा। तो नॉर्मली आप क्या बोलते थे कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन बाय अस वी रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर। अब यहां पे अनमॉडिफाइड कंक्लूजन में अगर आप नेगेटिव फ्रेज यूज करोगे तो वो किस प्रकार से बन जाएगा? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाए, इसका मतलब ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज करना है अपने को, तो किस हिसाब से ड्राफ्टिंग हो जाएगा? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that the financial statements do not give a true and fair view in accordance with the applicable FRS। और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्टिंग होएगा तो इन दैट सिचुएशन यानी ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो किस तरीके से अपन रिपोर्टिंग करेंगे? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF। उसके बाद मॉडिफाइड कंक्लूजन। तो प्रैक्टिशनर मॉडिफाइड कंक्लूजन कब देगा? 2 सिनारियोज, या तो सही मिला या तो सही नहीं मिला। यू रिमेंबर इट वेरी वेल, ठीक है। तो या तो सही मिला या तो सही नहीं मिला। अगर सही मिला तो कंक्लूड किया प्रैक्टिशनर ने दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेटरली मिसस्टेटेड। तो प्रैक्टिशनर अगर कंक्लूड करता है कि इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट, effect of matter giving rise to modification is material but not pervasive, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। और अगर प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है दैट effect of matter giving rise to modification are material and pervasive, तो एडवर्स ओपिनियन देगा, मतलब सेम लाइक ऑडिट। एंड इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही। तो अगेन यहां पे अगर प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है तो इफेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? पॉसिबल इफेक्ट आ जाएगा। दैट पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड भी, अब यहाँ पे ये 2 वर्ड ऐड हो जाएगा, कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, बिकॉज फ्यूचर सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन एंड कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव, तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऑडिट की तरह है यहाँ पे। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। प्रैक्टिशनर एंगेजमेंट से विड्रॉ कब कर सकता है? अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस प्रेजेंट है। कौन से कंडीशंस प्रेजेंट है? सबसे पहला तो विड्रॉल पॉसिबल होना चाहिए अंडर लॉ रेगुलेशन। अगर विड्रॉल पॉसिबल ही नहीं होगा तो आप एनीवेज विड्रॉ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आपके स्कोप में लिमिटेशन लगाई जा रही है जिसकी वजह से आप साई ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो टू फॉर्म ए ओपिनियन नहीं, टू फॉर्म ए कंक्लूजन, क्योंकि रिव्यू एंगेजमेंट की बात हो रही है, बार बार भूल क्यों जाते हो? एंड अगर प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है कि पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव। मतलब कुल मिला के कहानी इतनी है कि अगर आप डिस्क्लेमर देने के सिनेरियो में हो, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन देने के सिनेरियो में हो, या एडवर्स देने के सिनेरियो में हो, तो उस सिचुएशन में चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो अगर लॉ मना नहीं करता।
फिर एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, वापस से वही ताई आ गई यहाँ पे, ताऊ की जगह ताई, टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैरा आ गया यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द टाइटल, पीरियड, वो सारा कुछ सेम आ गया। वो स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आएगा ही आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आएगा ही आएगा, तो ये कॉमन चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाओ, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है तो आप पीआर डिस्क्राइब कर दोगे, जो हमने ऐसे 800 की सीरीज में पढ़ा था, दैट इज पर्पस, इंटेंडेड यूजर, एक्सेप्टेबल, एप्लीकेबल, एफआरएफ। अगर कुछ भी लिमिटेशंस लगाई गई हैं तो लिमिटेशंस आ जाएंगी। फिर जैसे ओपिनियन का हेडिंग आता था ऐसे 700 सीरीज में, यहाँ ओपिनियन तो होता नहीं है, तो कंक्लूजन वाला हेडिंग आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, कंक्लूजन वाला हेडिंग आ जाएगा। अगर आपने मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया है, अगर आपने मॉडिफाइड कंक्लूजन दिया है तो फिर वो बेसिस ऑफ मॉडिफाइड कंक्लूजन करके हेडिंग आ जाएगा। एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि प्रैक्टिशनर हैज टू फॉलो एसआरई 2400 इन दिस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड। फिर डेट आ जाएंगे, प्लेस आ जाएंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे, एंड फाइनली बोला हुआ है प्रैक्टिशनर चाहे तो ईओएम या ओएम पैरा भी इंक्लूड कर सकता है अपने रिपोर्ट में, जो कि 706 का कॉन्सेप्ट है। तो प्रैक्टिशनर चाहे तो ईओएम या ओएम भी इंक्लूड कर सकता है। तो सिंपल बातें हैं, ये हो गया अपना ऐसे 2400। अब उसके बाद फाइनली आते हैं अपने एसआरए 2410 के अंदर, ठीक है ना। तो एक बार आपको चाहिए तो फटाफट एसआरए 2400 के जो प्रोविजंस है एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो नाउ स्टार्ट कर रहे हैं एसआरए 2410, दैट इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि एसआरए 2400 किस चीज़ के बारे में है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे अपन वर्ड प्रैक्टिशनर यूज करते थे। और एसआरए 2410 क्या होगा, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे वर्ड अपन ऑडिटर यूज करेंगे, क्योंकि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो रिव्यू करता है वो खुद इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही करता है। सो दैट इज द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एसआरए 2410 अप्लाइज व्हेन रिव्यू ऑफ आईएफआई इज परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। आईएफआई क्या होता है बेसिकली, आईएफआई का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की गई है एंड प्रेजेंट की गई है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड जो बेसिकली एक कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करता है फॉर ए शॉर्टर पीरियड प्रेजेंट करता है। वापस से ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एंगेजमेंट का टू रिव्यू आईएफआई, क्या हम पॉजिटिव एश्योरेंस देने वाले हैं या फिर हम नेगेटिव कंक्लूजन देने वाले हैं। द आंसर इज हम एक नेगेटिव कंक्लूजन देने वाले हैं, तो यहाँ पे भी अपन कंक्लूजन एक्सप्रेस करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट टू रिव्यू IFI is to enable the auditor to express conclusion, वापस से वही नेगेटिव वे में, that whether anything has come to the auditor's attention। अब देखना प्रैक्टिशनर की जगह ऑडिटर आ गया, that causes him to believe that the IFI is not prepared as per the applicable FRF। तो उस तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव रिपोर्टिंग आ गया। यहाँ पे प्रैक्टिशनर की जगह ऑडिटर फिर से लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जाएगा, इंक्वायरी ARP किया जाएगा कंक्लूजन फॉर्म करते वक्त। जो ऑडिटर एंड क्लाइंट है दे विल एग्री अपॉन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ बिकॉज कुछ नया नहीं है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा सर, तो सब इजी लग रहा है। जो एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है दे आर रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर। ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेना है यहाँ पे एंटिटी का, इन्वायरमेंट का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। जब ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा तब तो अंडरस्टैंडिंग ली होगी एंटिटी की। अब जब रिव्यू कर रहा है तो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करना है। क्या करना है सर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करना है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग उसने इंटरनल कंट्रोल की उस वक्त ली थी जब ऑडिट जब वो ऑडिट असाइनमेंट उसने एक्सेप्ट किया, तो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट माइट बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू। तो भाई जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल्स लगे हैं तो वो थोड़े से अलग हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू कंट्रोल्स ओवर द आईएफआई। सो दैट इज वाई दोनों को अंडरस्टैंडिंग लेना है। अब देखना यहाँ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। किस प्रकार से ऑडिटर अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट को अपडेट करेगा, किस प्रकार से क्या करेगा सर, अपडेट करेगा। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। यहाँ पे ऑडिटर क्या करने वाला है सर, 4 कीवर्ड्स मार्क करिएगा। ऑडिटर रीड करेगा, ऑडिटर कंसिडर करेगा, ऑडिटर इंक्वायर करेगा, ठीक है, मेनली 3 वर्ड्स ही है। ऑडिटर रीड करेगा, कंसिडर करेगा, इंक्वायर करेगा। मेरे साथ बोलिए कैसे ऑडिटर अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर रीड करेगा, कंसिडर करेगा, इंक्वायर करेगा, ठीक है भाई। रीड क्या क्या करेगा,
रीड क्या क्या करेगा? रीड करेगा डॉक्यूमेंटेशन, रीड करेगा डॉक्यूमेंटेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी ऑफ द प्रिसीडिंग ईयर्स ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ द प्रायर इंटरिम पीरियड। तो आप जब प्रायर पीरियड के ऑडिटर्स एंड ऑडिट एंड रिव्यू रिपोर्ट देखोगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपको। उसके अलावा आप क्या रीड करोगे? जो भी मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। तो जो भी मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपेरेबल प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, आप इसको रीड करोगे। इंक्वायर किससे किससे करोगे सर? इंक्वायर मैनेजमेंट से करोगे। मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायर करोगे? मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायर करोगे? मैनेजमेंट से इंक्वायर करोगे कि जो भी रिस्क असेसमेंट आपने किया है, जो भी रिस्क असेसमेंट आपने किया है उसके बारे में इंक्वायर करेंगे। तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे आपने जो भी रिस्क असेसमेंट किया है उसमें आपको आईएफआई में कोई फ्रॉड नजर आ रहा है क्या, कुछ गलतियां नजर आ रही है क्या। उसके अलावा अपन इंक्वायर करेंगे अबाउट द चेंजेस इन द एंटिटी बिजनेस एक्टिविटी, कि आपके धंधे में आपने कुछ चेंज किया है क्या। उसके अलावा अपन इंक्वायर करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल, कि आपके इंटरनल कंट्रोल में कुछ चेंजेस है क्या। एंड उसके अलावा अपन इंक्वायर करेंगे द प्रोसेस बाय विच द आईएफआई हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो अपन मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि भाई साहब कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने आईएफआई प्रिपेयर किया है। तो हम मैनेजमेंट से क्या करने वाले हैं? इंक्वायर करने वाले हैं टू अपडेट आवर अंडरस्टैंडिंग। इंक्वायर में क्या करेंगे सर? सबसे पहले मैनेजमेंट से असेसमेंट ऑफ रिस्क, दूसरा चेंजेस इन एंटिटीज बिजनेस, तीसरा सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल, एंड चौथा बाय प्रोसेस बाय विच आईएफआई इज प्रिपेयर्ड। और अपन कंसिडर करने वाले हैं, अपन कंसिडर करने वाले हैं क्या क्या बातें कंसिडर करने वाले हैं? बोला बेटा जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, चाहे करेक्टेड हो चाहे अनकरेक्टेड हो, प्रायर ईयर के पुराने सालों के, उनको कंसिडर करके चलो। मतलब 450 वाली बात हो गई कि जो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है, चाहे वो करेक्टेड है चाहे वो अनकरेक्टेड है, प्रायर पीरियड वाले, उनको कंसिडर करके चलो। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अपडेट होगी। आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है करंट ईयर में, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसको कंसिडर करके चलो। तो आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है करंट ईयर में, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसको कंसिडर करके चलो। अगर आपने इंटरनल ऑडिट भी किया, अगर आपने इंटरनल ऑडिट वगैरह किया है, तो जो भी इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया था, अब देखो प्रैक्टिकली आप तो इंटरनल ऑडिट करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप स्टैट ऑडिटर हो तो आप इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। आप स्टैट ऑडिटर हो तभी आप क्लाइंट का रिव्यू कर रहे हो, तो आप तो इंटरनल ऑडिट करोगे नहीं। मगर जिस भी बंदे ने इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया था उसके रिजल्ट्स को भी कंसिडर करते हुए चलिए, उसके रिजल्ट्स को भी कंसिडर करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपने को कंसिडर करते हुए चलनी है। और कंसिडर करके चलिए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मैटर्स। आप कंसिडर करके चलो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मैटर्स। तो आपने क्या करनी है सर? अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने के लिए कुछ चीज़ें रीड करनी है, कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है, कुछ चीज़ें इंक्वायर करनी है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें रीड करनी है, कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है, कुछ चीज़ें इंक्वायर करनी है। उसके अलावा रिव्यू प्रोसीजर्स में अपन क्या क्या परफॉर्म करेंगे? तो बेटा पहले भी बताया था, सेम लाइक लास्ट, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, थोड़े मोरे अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। तो देखना यहाँ पे यही रहेंगे, एक इंक्वायरी रहेगा, एक इंक्वायरी रहेगा, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर का पॉइंट रहेगा और थोड़े बहुत बाकी प्रोसीजर्स होंगे। तो इंक्वायरी का पॉइंट क्या है? ये लास्ट वाला इंक्वायरी का पॉइंट आ गया। इंक्वायरी करेंगे मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट से जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स। उसके अलावा अपन क्या करेंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू द आईएफआई, ठीक है, ताकि आप अनयूजुअल रिलेशन वगैरह आइडेंटिफाई कर सको। और उसके अलावा अदर रिव्यू प्रोसीजर्स, तो अदर रिव्यू प्रोसीजर्स में क्या कर सकते हो? आप रीड कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो। आप रीड क्या करोगे? आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, टीसीडब्ल्यूजी एंड अदर कमिटीज। आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, टीसीडब्ल्यूजी, अदर कमिटीज। दैट में अफेक्ट द आईएफआई, दैट में अफेक्ट द आईएफआई। तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमने ऑडिट में भी काफ़ी जगह देखा है, जैसे कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड था 560, वहाँ भी हमने ये देखा था, रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। उसके अलावा आप रीड करोगे आईएफआई, आप रीड करोगे आईएफआई। एक बार आईएफआई को रीड करके भी चलोगे और आईएफआई को रीड करते हुए देखोगे कि एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है। फिर आप फाइनली क्या करोगे? कंसिडर करोगे, कम्युनिकेट करोगे। कंसिडर क्या करोगे? इफेक्ट ऑफ एनी मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। पिछले साल जो ऑडिट हुआ था, पिछले साल जो रिव्यू हुआ था, अगर उसमें मॉडिफिकेशन दिया गया था, आप कंसिडर करोगे इफेक्ट ऑफ द मैटर जिसकी वजह से आपने मॉडिफिकेशन दिया था। और फाइनली आप कम्युनिकेट करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट किससे करोगे? कम्युनिकेट करोगे अदर ऑडिटर्स से, कम्युनिकेट करोगे अदर ऑडिटर्स से जो कि एंटिटी के कंपोनेंट्स का क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट्स का आईएफआई का रिव्यू कर रहे हैं। तो आप कौन हो सर? आप पेरेंट ऑडिटर हो, आप पेरेंट ऑडिटर के आईएफआई का रिव्यू कर रहे हो। अब जो एंटिटी के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना,
तो उनके जो आईएफआई का रिव्यू कर रहे हैं आप उनको कम्युनिकेट करोगे। आप क्या करोगे सर? उनको कम्युनिकेट करोगे। तो रिव्यू प्रोसीजर्स में आप क्या क्या करने वाले हो बेटा? मेनली आप इंक्वायरी करने वाले हो, मैनेजमेंट से रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैटर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, अदर रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। अदर रिव्यू प्रोसीजर्स में आप क्या करोगे बेटा? आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग और आईएफआई, आप कंसिडर करोगे इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लास्ट ईयर और कम्युनिकेट करोगे विद द अदर ऑडिटर्स जो रिव्यू ऑफ आईएफआई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। फिर वापस से एक क्वेश्चन आता है कि बेटा आप इंक्वायरी किन चीजों का करोगे? तो इंक्वायरी आप किन चीजों का करोगे? दोबारा से पिछले स्टैंडर्ड वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, फ्रॉड्स, कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, गोइंग कंसर्न, वो सारा पॉइंट आ जाएगा। तो देखना वो 6-7 पॉइंट सेम है और 2-3 पॉइंट को एक्स्ट्रा उठा लो। जैसा आप इस चीज के बारे में इंक्वायर करोगे कि वेदर द आईएफआई हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। आप इंक्वायर करोगे अबाउट चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप इंक्वायर करोगे वेदर एनी न्यू ट्रांजैक्शंस हैव कम। आप इंक्वायर करोगे कि आईएफआई में कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो आप इंक्वायर करोगे कि आईएफआई एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो नहीं है, कहीं आईएफआई में कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो ये 3 याद रख लो। और उसके अलावा पिछले एसआरई में जितना भी इंक्वायरी का पॉइंट था वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखना जो अगला टॉपिक है, review of interim financial information does not require corroborating the inquiries about litigations or claims। अब याद करो ऐसे 501 क्या चीज का स्टैंडर्ड था? ऑडिट एविडेंस विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक आइटम्स, जिसके अंदर इन्वेंट्री था, जिसके अंदर लिटिगेशंस था और जिसके अंदर क्लेम्स था। और फिर लिटिगेशंस के रिगार्डिंग ऑडिटर ने क्या करना होता था? इंक्वायरी करना होता था। लिटिगेशंस के रिगार्डिंग क्या करना पड़ता था? ऑडिटर ने इंक्वायरी करना पड़ता था और लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजना पड़ता था मैनेजमेंट को। अब बोला कि रिव्यू में ना लिटिगेशन के रिगार्डिंग इंक्वायरी करना कुछ मैंडेटरी नहीं होता। रिव्यू के अंदर लिटिगेशन के बारे में इंक्वायरी करना उतना मैंडेटरी नहीं होता और नॉर्मली कोई लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो सपोज ऑडिटर को ऐसा लग रहा है दैट देयर इज सम डाउट दैट इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is not prepared as per applicable FRF. There is some doubt that the interim financial information is not prepared as per the applicable FRF and the entity's lawyer may have the required information। कि ऑडिटर को डाउट है कि जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एफआरएफ के हिसाब से नहीं है और एंटिटी के लॉयर के पास उस चीज़ की सूचना है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो उस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा? वहां पे एंटिटी के लॉयर से कॉन्टैक्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो बस इतनी सी बात लिखी हुई है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम स्पेशल कंसिडरेशंस। अब स्पेशल कंसिडरेशंस में 2 बातें हैं। सबसे पहले इवेंट्स और कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। इसमें कुछ नया नहीं है, वापस सेम चीज वही जो पिछले स्टैंडर्ड में भी देखा था, 570 में भी देखा था। टैग लाइन इवेंट्स और कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, ठीक है ना? इवेंट्स और कंडीशंस कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। तो व्हेन ऑडिटर बिलीव्स दैट देयर आर सर्टेन इवेंट्स कंडीशंस, ऑडिटर को पता चलता है, ऑडिटर कम्स टू नो अबाउट इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कास्ट इट आउट ऑन गोइंग कंसर्न। ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप किस तरीके से गोइंग कंसर्न के सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप नई बोरोविंग्स लेने का प्लान कर रहे हो, आप एक्सपेंडिचर्स कम करने का प्लान कर रहे हो, आपके प्लान्स कितने फिजिबल हैं और क्या वाकई उससे सिचुएशन इंप्रूव होने वाला है। तो ये सारा कुछ ऑडिटर यहाँ पे देखने वाला है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। दूसरा मुद्दा है जो कि इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड की जान है, मटेरियल एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। आप बोल सकते हो कि ये इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड का टैगलाइन है कि अगर ऑडिटर को कभी भी लगता है कि देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट नीड्स टू बी डन इन द आईएफआई, अगर ऑडिटर को कभी भी लगता है कि देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट नीड्स टू बी डन इन द आईएफआई, फॉर एग्जांपल एंटिटी ने 50 लाख का सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर एंटिटी ने 50 लाख का सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया मींस दैट इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट इज टू बी डन इन द आईएफआई, ठीक है? तो यहाँ पे ऑडिटर को एडिशनल इंक्वायरीज करनी है और एंड साथ ही साथ अदर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने हैं तो इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस कंक्लूजन। तो अगर ऑडिटर को किसी भी ऐसी चीज़ का पता चलता है जिससे वो ये कंक्लूड कर पाए दैट देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट वाज रिक्वायर्ड इन द आईएफआई एंड एंटिटी हैज नॉट डन सच मटेरियल एडजस्टमेंट, अब ये लैंग्वेज आप देखना इसी एसआरई में यूज हुआ हुआ है, देन इन दैट सिचुएशन ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ थोड़े बहुत बाकी प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट ऐसे 450 का है, बेसिकली 450 का एप्लीकेशन है दैट ऑडिटर शैल इवैल्यूएट इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट वेदर अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स दैट हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन आर मटेरियल। कहीं भी स्टैंडर्ड का रेफरेंस नहीं देना है, बस उसकी बातें लिख के आनी है।
अगला कॉन्सेप्ट WR का है, दैट ऑडिटर WR ले लेगा मैनेजमेंट से। अब WR किन चीज़ों का यार, वहाँ पे था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के हिसाब से बनाया कि नहीं, यहाँ आप लोगे कि IFI FRF के हिसाब से बनाया कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में ले ही लेना, फ्रॉड्स के बारे में ले ही लेना, ठीक है ना, फ्रॉड्स के बारे में ले ही लेना, इंटरनल कंट्रोल के बारे में ले ही लेना। कहीं तो होगा यार इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट, पहला पॉइंट ही है। उसके अलावा नॉन कंप्लायंस विथ लॉज रेगुलेशन के बारे में ले ही लेना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में ले ही लेना, IFI FRF के हिसाब से बनाया कि नहीं उसके बारे में ले ही लेना। एंड फाइनली एक ऐसे 450 के रिस्पेक्ट में WR है, एक ऐसे 450 के रिस्पेक्ट में WR है, मतलब 450 वाला पॉइंट है। याद है 450 में अपन WR लेते थे कि अगर मैनेजमेंट किसी मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर रहा है तो अपन ऐसे 450 में WR लेते थे कि लिख के दो कि आपको ऐसा लगता है कि मिस स्टेटमेंट इमैटेरियल है, सेम WR यहाँ लेंगे, सेम WR यहाँ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू अदर इन्फॉर्मेशन, तो वापस से यार वही 720 वाली रिक्वायरमेंट कि अदर इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेना, देख लेना कि वेदर दैट इज कंसिस्टेंट विद द IFI, देख लेना कहीं कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, अगर कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो देख लेना IFI को अमेंड करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर वहाँ पे मैनेजमेंट ने अमेंड नहीं किया तो कंसिडर द इम्प्लीकेशंस इन द रिव्यू रिपोर्ट, क्या करना, कंसिडर करना इम्प्लीकेशंस इन द रिव्यू रिपोर्ट। तो बिल्कुल सेम टू सेम वही 720 वाली बातें हैं, वही 720 वाली बातें हैं। और भी चीज़ें 720 वाली है, जैसे कि याद है मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का एक सिनारियो आता था, तो वो सेम सिनारियो यहाँ पे है, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि कंसिडर द अदर प्रिंसिपल्स गिवन इन ऐसा 720। उसके बाद कम्युनिकेशन। अब क्या बोला गया दोबारा से, मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड का टैगलाइन क्या है, मटेरियल एडजस्टमेंट टू द IFI। तो अगर ऑडिटर के अटेंशन में कोई बात आती है जिससे ऑडिटर को लगे कि देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट इज टू बी डन टू द IFI ताकि IFI FRF के हिसाब से बने, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा उसके बारे में टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा उसके बारे में टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट जवाब नहीं देता, रिस्पॉन्ड नहीं करता विद इन रीजनेबल टाइम, तो ऑडिटर TCWG को बताएगा। और भाई साहब अगर TCWG भी जवाब नहीं देता, ये तो हद्दी हो गई यार, मैनेजमेंट ने जवाब नहीं दिया, हमने TCWG को बोला, TCWG जवाब नहीं दे रही, तब तो भैया हमारे पास वही दो सिचुएशंस होंगे, या तो मैं विड्रॉ कर दूंगा या तो मैं टाटा बाय बाय सी यू बोल के चला जाऊंगा। तो अगर यहाँ पे TCWG भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ऑडिटर साहब क्या करेगा, या तो मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट को, या विड्रॉल की पॉसिबिलिटी कंसिडर करेगा, या फिर तीसरी सिचुएशन, याद रखना बबुआ, मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ IFI का ऑडिट नहीं कर रहा, मैं कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कर रहा हूँ। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है बताया कि बेटा IFI को तो छोड़ के जा ही रहा हूँ मैं, ऑडिट और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका भी ऑडिट छोड़ के जा रहा हूँ मैं, उसका भी रेजिग्नेशन सबमिट कर रहा हूँ। यार तुम लोग सही नहीं हो यार, तो ऐसे लोगों के साथ काम ही क्यों करना। सो देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद फिर रिपोर्टिंग आ गया दोबारा से, तो रिपोर्टिंग के अंदर फिर से बेटा टाइटल आ जाएगा, फिर से एड्रेस ही आ जाएगा, फिर से ताई यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ IFI आ जाएगा, फिर से वो सारे स्टेटमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट दैट रिव्यू इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद 2410, स्टेटमेंट दैट रिव्यू के अंदर अपन उतना एश्योरेंस नहीं देते जितना ऑडिट में देते हैं, अपन ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आ गई। एक नेगेटिव एश्योरेंस जाएगा, नेगेटिवली वर्डेड होएगा, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, यूडिन नंबर, ये सारा कुछ आ जाएगा। डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल FRF, वापस एप्लीकेबल FRF का मतलब यही हो गया कि ऑडिटर को लग रहा है देयर इज सम मटेरियल एडजस्टमेंट दैट वाज टू बी डन इन द IFI बट दैट इज नॉट डन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द IFI इज नॉट एज पर द FRF। तो आप देख लेना यार वो डिपार्चर कितना मटेरियल है, कितना परवेसिव है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेना क्वालिफाइड देना है या एडवर्स कंक्लूजन देना है। मतलब कहानी सेम है, कुछ नया नहीं है, कहानी सेम है, कुछ नया नहीं है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज। गोइंग कंसर्न को लेकर कोई अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न को लेकर कोई अनसर्टेनिटी है, सिग्निफिकेंट डाउट है गोइंग कंसर्न को लेकर, और उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तब तो आपको पता है बेटा क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देना होता है। गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी है, उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, आपको पता है क्वालिफाइड एडवर्स कंक्लूजन देना पड़ेगा यहाँ पे। मगर गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी है और उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दे दिया है, तब क्या करेंगे, अरे सर हम बताएंगे सर, यहाँ तो ना आपने हमें मुर्गा पैराग्राफ सिखाया था ऐसे 570 में, देखो सर हम कितने अच्छे हैं, हमें याद है पूरा, लेकिन बेटा ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुर्गा पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट रिव्यू स्टैंडर्ड्स में है ही नहीं, तो मुर्गा पैराग्राफ आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होएगा,
तब यहाँ पे होगा EOM पैराग्राफ कि अगर ऐसा है कि देयर इज सम मटेरियल अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू गोइंग कंसर्न, सम सिग्निफिकेंट डाउट, एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड इन द IFI, तो ऑडिटर यहाँ पे EOM पैरा ऐड करेगा। और ये फ्रेज किस तरीके से यूज किया देखना, ऑडिटर मॉडिफाइज द रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग एन एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ। टेक्निकली वो मॉडिफाई नहीं कर रहा, बट फ्रेज इस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे कि ऑडिटर मॉडिफाइज द रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग एन एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ। फिर अगर उसके स्कोप में मेजर लिमिटेशंस लगाई जा रही है, क्या लगाई जा रही है, मेजर लिमिटेशंस लगाई जा रही है, तो सबसे पहले अगर मेरा प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग बोलता है कि यार लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा है कि मेरे लिए काम करना पॉसिबल ही नहीं है, मैं काम एक्सेप्ट भी करूंगा तो डिस्क्लेमर ही दूंगा, तो बेटर आप एक्सेप्ट ही मत करो रिव्यू एंगेजमेंट, बेटर आप रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही मत करो। ये बात तो अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था। दूसरा सिचुएशन है कि हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट ऐसा क्यों करते हो, अच्छी बात नहीं है, लिमिटेशन हटा दो। फिर मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज कर देता है लिमिटेशन हटाने से और ऑडिटर कंक्लूजन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ऑडिटर किसको बताएगा, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताएगा, TCWG को बताएगा कि देखो बॉस ये गंदे लोग हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया, मेरे काम पे लिमिटेशन लगा दिया, इस वजह से मैं रिव्यू कंप्लीट नहीं कर पा रहा। और ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, अपनी लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंसिडर करेगा। क्या करेगा, अपनी लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंसिडर करेगा। क्या इस बारे में मेरे को किसी थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत है क्या, क्या इस बारे में मेरे को किसी थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत है क्या। और फाइनली आ गई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट कि ऑडिटर को प्रॉपर तरीके से रिव्यू का डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है ताकि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बेसिस मिल जाए अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने का, ओपिनियन नहीं कंक्लूजन, और एविडेंस मिल जाए कि जो रिव्यू हुआ है वो SRE के अकॉर्डिंग हुआ है और एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हुआ है। तो आई बिलीव कहानी क्लियर है। वी हैव रिवाइज द कंप्लीट स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, बोथ द स्टैंडर्ड्स SRE 2400, 2410। उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको लगता है इट वाज बेनिफिशियल तो लाइक्स की बौछार लगा दें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, मेक श्योर दैट द वीडियो रीचेज एवरी नोक एंड कॉर्नर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए मेरा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एट 8638585920। ठीक है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8638585920। यू वांट टू परचेज द क्लासेस, आपने फास्ट ट्रैक या रेगुलर क्लास परचेज करना है, यू कैन विजिट द वेबसाइट www.apnamentor.com और यू कैन कॉन्टैक्ट द ऑफिस at 6901955055/56। राइट, सो लव यू ऑल, टेक केयर एंड जल्दी मिलेंगे दोबारा एक अगले रिवीजन वीडियो के साथ।